आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इनिशिएटिव ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज। अधिकतर उसमें से एसिडिटी और बेसिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिटी और बेसिसिटी से संबंधित हैं। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, याद कर लेते हैं कि एसिडिटी का हाइब्रिडाइजेशन से क्या संबंध है। आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड्स कुछ दिए हुए हैं, ये 3 कंपाउंड्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसमें आप देख सकते हैं sp2 और sp3 हैं। उन हाइड्रोजन्स के संबंध में जो कि इन कार्बन से जुड़े हुए हैं, और ये लाल से वो हाइड्रोजन्स दिखाए गए हैं जिनके एसिडिटी की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है वो sp3 से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन sp कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हमें मालूम है कि जो s कैरेक्टर, s प्रतिशत है, sp में 50%, sp2 में 33 और sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है। और जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है वह ऑर्बिटल नाभिक के उतने ही पास होता है, और वह ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही प्रबलता से वो अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रबलता से जो आकर्षित स्ट्रांगली जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करके रखे, दैट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं इन तीनों कंपाउंड्स में, क्योंकि ये हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, सो इसकी एसिडिटी होगी सबसे ज़्यादा। वो दिखती है हमें लो pKa वैल्यू से। हमें ये भी मालूम है कि हाई हमें मालूम है कि Ka वैल्यू जितनी हाई होगी उसका मतलब एसिडिटी उतनी ही हाई होगी, और जितनी हाई एसिडिटी होगी pKa वैल्यू उतनी ही लो होगी। हमें ये मालूम है बिकॉज pKa इज़ माइनस लॉग ऑफ Ka। तो ये हमें चीज़ें पहले से मालूम है। तो कुल मिला के ये कहने की ये बात है कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इस कैरेक्टर ज़्यादा है, नाभिक के पास या न्यूक्लियस के पास वो उतना ही ज़्यादा ऑर्बिटल वो होगा, और वो जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा। उसका मतलब H जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के H प्लस के रूप में बाहर निकल सकता है, क्योंकि जो माइनस चार्ज हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद रह जाता है वो जो न्यूक्लियस है उसको आसानी से, तेज़ी से या तीव्रता के साथ या हाई अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अपने पास अट्रैक्ट करके उस एनायन को, बनने वाले एनायन को स्टेबलाइज कर देता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ये हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसमें से कौन सा है एकदम देखते ही मालूम पड़ जाता है। दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो हमें ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन इसके अंदर, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एनायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा और कार्बन आयन को स्टेबिलिटी देगा। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, याद कर लेते हैं हम pKa-H वैल्यू के लिए। नाउ व्हाट इज़ pKa-H, उसको देख लेते हैं। द Ka वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का जो pKa वैल्यू है उसको pKa-H के नाम से जाना जाता है। कोई भी बेस है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसको BH के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें जो pKa-H और pKa को आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि pKa ऑफ NH3 इज़ 38, जबकि pKa-H ऑफ NH3 इज़ 9.2। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं pKa-H के बारे में, और यहाँ एक चीज़ और हमें याद रखनी है। देखिए, यूजिंग pKa-H we can see that NH3 is a stronger base than pyridine। तो pKa-H कितनी है NH3 की, वो है 9.2, और pyridine की कितनी है, pyridine की है 11 पॉइंट
सॉरी पिरिडीन की है 5.2। तो पिरिडीन की 5.2 है, दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? वैल्यू ज़्यादा है इसकी, इसकी वैल्यू पी के ए एच की कम है। पी के ए और पी के ए एच में ये चीज़ है कि हम पी के ए की वैल्यू कम होती है तो एसिडिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं पी के ए एच की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो बेसिसिटी ज़्यादा होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है एमोनिया और पिरिडीन के दो वैल्यूज़ दिए हुए हैं। using pKAH value we can see that NH3 is a stronger base, तो इसका pKAH value is high, तो ये stronger GN this is stronger base। तो NH3 स्ट्रॉन्गर बेस और वैल्यू देखिए इसके साथ पिरिडीन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो पिरिडीन का pKAH वैल्यू कम है और इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ दिया हुआ है कि हाई pKAH वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस, ये अपने को याद रखना है। और pKAH वैल्यू जो है इज़ द पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, और ये किया जाता है जो एमीन्स का जो स्ट्रेंथ है उसको डिटरमिन करने के लिए। तो यहाँ कुछ पीके वैल्यूज़ दिए हुए हैं, हाई पीके वैल्यू यानी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम इन सबको देखें तो आप देख सकते हैं कि जो पिरिडीन है उसका पीके वैल्यू है 11 और यहाँ पर ट्रू क्लोरो एनिलीन की वैल्यू है 2.66। उसका मतलब सबसे हाई इसकी है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये उसकी तुलना में कम वीकर बेस है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो सेकंड पोजीशन पे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप Cl जुड़ा हुआ है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड of heterocyclic compounds is, तो pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड यानी ये pKAH की बात कर रहे हैं और उन्होंने पूछा है ये इनको देकर एग्जांपल्स को देकर इसमें से कौन सा सही क्रम है। तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड ये शो कर रहा है, उसका मतलब जो इस तरफ लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इसमें से बेसिक कौन सा है हम देख लेते हैं कि हाई उसी हिसाब से pKAH की वैल्यू होगी, क्योंकि pKAH यानी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। अगर हम इसको पायरॉल को देखते हैं, इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, अब ये याद कर लेते हैं कि बेस है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ बेसिसिटी को स्टडी करना है। तो इन सभी में जो है नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर हैं, तो कौन सबसे आसानी से दे सकता है वही जो है उसका जो pKAH वैल्यू सबसे हाई होगा। यहाँ जो पायरॉल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिसिटी के लिए यूज़ हो जाता है और डीलोकेलाइज्ड रहता है। आप देख सकते हैं कि 1-2 इस पाई बॉन्ड के लिए, 3-4 इस पाई बॉन्ड के लिए और 5-6 ये पी इलेक्ट्रॉन्स ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए। यानी किसी भी हालत में 1 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहेगा। पिरिडीन को देखते हैं, पिरिडीन में भी यही स्थिति है, लेकिन पिरिडीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनुनाद के लिए, रेजोनेंस के लिए यूज़ नहीं होते हैं और एरोमेटिसिटी के लिए यूज़ नहीं होते हैं। इन दोनों की बात, इसमें भी एरोमेटिसिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड नहीं है। यानी नंबर 1 जो होगा इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहेगा। तो अगर हम pKa वैल्यूज़ या बेसिसिटी की बात करें तो सबसे नंबर इसका लास्ट में आना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये इसका जो है नंबर 1 लास्ट में नहीं है, तो ये कैंसिल। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं कि इन सब में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कौन दे देगा, उसको देख लेते हैं।
नंबर 1 का हमने कैंसिल कर दिया। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नंबर 3। नंबर 3 क्यों देगा? क्योंकि नंबर 3 जो ये सेकेंडरी एमीन है और इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि ये रेजोनेंस इत्यादि में किसी में इन्वॉल्व या एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है। हम कह सकते हैं कि यहाँ भी तो वही सेकेंडरी अमीन है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता। लेकिन 3 मेंबर जो रिंग्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं टू 5 मेंबर्ड रिंग की तुलना में, इसलिए इसकी बेसिसिटी यानी थर्ड की बेसिसिटी जो ज़्यादा होगी सेकंड नंबर से एजरिटीन से। तो दिस इज़ कैंसल्ड। तो थर्ड के बाद जो है सेकंड का नंबर आएगा, और थर्ड के बाद यहाँ फोर्थ का नंबर दिया हुआ है इन्होंने, वो गलत है। और सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो थर्ड है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ थर्ड को नहीं दिखाया, दिस इज़ रॉन्ग। अब पिरिडीन की बात करते हैं। पिरिडीन जो नाइट्रोजन जो हाइब्रिडाइज्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा और स्ट्रांगली रखता है, तो इसलिए इसकी जो नंबर 4 की जो एसिडिटी है, सॉरी बेसिसिटी है, वो थोड़ी इन दोनों के तुलना में थोड़ी कम होगी। तो करेक्ट ट्रेंड जो है कि सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, उसके बाद उससे कम ये है, फिर ये है, और लास्ट में ये है। तो वो ट्रेंड जो है वो आंसर नंबर सी में ही दिखता है, बाकी में नहीं। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि नाइट्रेशन जब बेंजीन का करते हैं तो हम NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन के द्वारा करते हैं। उसका मतलब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन्स ने ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे हो रही है, यानी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होना चाहिए। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। याद कर लेते हैं कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से थे। देख लेते हैं कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग जो है O माइनस है, और एक बात और ध्यान रख लेते हैं कि NHCOR और R में NHCOR जो है ग्रुप है वो ज़्यादा एक्टिवेटिंग है एल्काइल ग्रुप के तुलना में। तो इस बात को हम ध्यान रख लेते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं कि हैलोजेंस जो हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो और उनसे भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वो SO3H ग्रुप हैं। तो इस तरह से ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, और SO3H जो है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को सबसे प्रबलता से SO3H अपनी ओर खींच लेता है और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पैदा कर देता है, उत्पन्न करता है। सो रिमेंबरिंग दोज थिंग्स इन माइंड, या नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलो द ट्रेंड। तो ये 4 कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं और कहा है कि नाइट्रेशन रिएक्शन इसमें होगा। तो सब PQRS दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इजीली किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, वो ट्रेंड इन्होंने पूछा हुआ है। सो लेट अस लुक एट दीज। हम इन सबको देखते हैं तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये ग्रुप दिखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये ग्रुप दिखता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला जो वलय को इलेक्ट्रॉन देता है, वलय को इलेक्ट्रॉन देगा, हमने देखा है कि नाइट्रेशन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स ने ही NO2 प्लस जो है वो वलय पे आक्रमण करेगा। तो किस पे आसानी से आक्रमण करेगा? इस पर, क्योंकि हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है NHCO3, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो एल्किल ग्रुप की तुलना में ज़्यादा है, ज़्यादा तीव्रता से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं ट्रेंड। यानी यहाँ देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, ये भी सबसे प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो सबसे स्लो होगा ये। तो अगर हम ट्रेंड देखें तो सबसे हाईएस्ट रेट जो होगी आसानी से होगा वो R में होगा, और सबसे स्लो Q में होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। R कहाँ सबसे पहले लिखा है? R यहाँ लिखा है, R यहाँ लिखा है, बाकी को हमने कैंसिल कर दिया। दोनों में देख सकते हैं कि Q और Q जो है लास्ट में है, तो उसका मतलब इन दोनों का जो हमें ऑर्डर है वो देखना है। हमें मालूम है कि जो
C2H5 एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन को उसको फास्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा तीव्रता से R में होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद आएगा नंबर S का, तो R के बाद S इसमें नंबर आया है, यहाँ R के बाद P दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड इट वाज क्वाइट इजी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग, तो इन ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से इन्होंने पूछा है कि एसिडिटी अम्लता का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो अम्लता का ऑप्शन पूछा हुआ है यानी H+ निकलना चाहिए। H+ निकलना चाहिए तो H+ के निकलने के बाद जो बचेगा, क्योंकि ये सारे सबके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसके बाद जो बचेगा वो न्यूट्रल एंटिटी या न्यूट्रल स्पीशीज़ H+ के निकलने के बाद बचेगा। तो यानी अम्लता का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सबसे आसानी से सबसे आसानी से प्रोटॉन दे देगा। तो जो सबसे आसानी से प्रोटॉन देगा वो सबसे हाई एसिडिक होगा। लेट अस सी कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है ये पिरिडीनियम आयन का दिया हुआ है, ये इन्होंने पायरॉल में एक प्रोटॉन डाल के दिया हुआ है। यहाँ पर भी पिरिडीनियम आयन है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये पिरिडीन का में हाइड्रोजन एक और ऐड कर रखा है। तो इसमें से कौन चाहेगा कि सबसे पहले मेरे से हाइड्रोजन ले लो, तो कौन सा इसमें से चाहेगा? ये चाहेगा। क्यों चाहेगा? क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो एक पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। और यहाँ जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में यूज़ अप हो गया है। जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा इसका प्लस चार्ज हट जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और इस लोन पेयर के 5 6, यानी जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा इसका सिस्टम जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा जो कि एरोमेटिक होगा। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें कॉन्जुगेटेड द्विबंध हैं, तो जैसे ही H+ निकलेगा तो फिर रेजोनेंस भी हो सकेगा, एरोमेटिसिटी इसकी वापस आ जाएगी। तो एसिडिटी सबसे तीव्रता से हाइड्रोजन देने की जो क्षमता होगी, फास्ट जो इसमें देगा और उसको एरोमेटिक सिस्टम यानी हाइड्रोजन के जाने के बाद जो सिस्टम मिलता है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा और तभी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे किसी भी हालत में नंबर 2 को सबसे की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम ये ऑप्शंस देखते हैं, इनमें सिर्फ एक जो ऑप्शन बी है उसमें ही दिया हुआ है 2 जो है सबकी उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। सो द आंसर इज़ ऑप्शन बी। अगर आप देखना चाहें, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, 2 का जो ऑर्डर है वो देखें। 2 के बाद जो एसिडिटी है वो 1 की है। देखिए ये भी अपना हाइड्रोजन देना चाहेगा क्योंकि उसके बाद जो है नाइट्रोजन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो अपना उसका जो सिस्टम है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। हालांकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में यूज़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज वो सहन इसलिए नहीं कर ज़्यादा कम सहन कर पाएगा, इसलिए छोड़ना चाहेगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। ठीक इसी तरह से तो इसका नंबर आएगा नंबर 2। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 है, इसमें देखिए जो पिरिडीन के न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डला हुआ है। तो यहाँ ये जो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर H आने से इसमें H+ हो गया है, लेकिन कमी को Me जो है अपने इलेक्ट्रॉन दाता जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी से थोड़ा सा नेगेट या नेगोशिएट कर रहा है, इसलिए उतनी जल्दी इसको नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन निकल के चला जाए इसमें से। तो इसका नंबर इसके बाद आएगा। और लास्ट है ये, इसमें ऐसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं है, एरोमेटिसिटी का भी कुछ ऐसा नहीं है, तो ऑर्डिनरी अमोनियम आयन है जो कि इन सभी में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा इन सभी में स्टेबल है। तो इसको हाइड्रोजन H+ के रूप में देने की ज़्यादा जल्दी नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि इसकी एसिडिटी सबसे इन सभी में कम है। तो इस तरह से हमने इसके जो ऑर्डर है उसको हमने समझ लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन मार्क्ड इन बोल्ड इटैलिक्स अमंग द फॉलोइंग इज।
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया हुआ है जो बोल्ड करके या मोटे लाइन से दिखाया हुआ है, तो वो हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में इन्होंने पूछा है। तीन कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं और ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। तो वो पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी बढ़ते हुए क्रम में एसिडिटी, ये होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का जाना, उसके बाद हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस उसका बनता है या जो आयन उसका बनता है वो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइन दिया हुआ है हमको और इस हाइड्रोजन की पूछी है इन्होंने। ये हाइड्रोजन निकल जाने के बाद ये आयन बनेगा, उसी तरह से इसके निकलने के बाद ये वाला आयन बनेगा और इसके हाइड्रोजन निकल जाने के बाद ये आयन बनेगा। इन तीनों स्पीशीज़ को हमने नीचे लिख लिया है, अब इन स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद इस नेगेटिव चार्ज के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और कुल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम में हो जाएंगे। कॉन्जुगेट बॉन्ड है, यानी संयुग्मित द्विबंध इसमें है, तो ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा। उसका मतलब इसकी जो एसिडिटी होगी, ये चाहेगा सबसे पहले कि मुझसे, ये जो नंबर 1 है वो चाहेगा कि सबसे पहले मुझसे हाइड्रोजन ले लो, निकल जाए किसी तरह से, तो मैं इस आयन में कन्वर्ट हूँ और ये एरोमेटिसिटी इसकी हो जाए। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होगी इन सभी में इसकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये देखिए, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में निकल जाने के बाद और डिलोकलाइज करने पर ये स्टेबिलिटी नहीं लाएगा, एरोमेटिकता नहीं लाएगा, तो ये नहीं चाहेगा कि ये सिस्टम बने। इससे अगर हम तुलना करते हैं तो इसलिए क्योंकि इसके डिलोकलाइजेशन से अनस्टेबिलिटी आएगी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन देना। इसके साथ ही हम देख सकते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल के अनुसार ये एरोमेटिसिटी का एग्जाम्पल है, तो ये भी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मुझसे ले जाओ, हाइड्रोजन मुझसे ले जाओ, और यहाँ माइनस चार्ज आएगा तो डीलोकलाइज्ड सिस्टम आराम से पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा और 14 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा हकल रूल के अनुसार। तो मुझसे ऐसे के रूप में प्रोटॉन जो है वो निकाल लो। ये भी चाहेगा प्रोटॉन निकाल लो, ये नहीं चाहेगा प्रोटॉन निकाल लो। तो अब इसमें इसकी एसिडिटी अगर इन दोनों की अगर कंपेयर करें तो इसकी अम्लता कम क्यों है? इसकी अम्लता कम इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जो इस 5 मेंबर रिंग को का हिस्सा है, इसके एक एक साइड। लेकिन जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस तब फेवरेबल होता है जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सभी संरचनाओं में, अनुनादी संरचनाओं में बराबर हों, चार्ज सभी अनुनादी संरचनाओं में बराबर हों। इसका रेजोनेंस अलग है, इसका रेजोनेंस अलग है। लेकिन जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ आ जाता है तो इसका जो माइनस चार्ज है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस रिंग में, और उसी प्रकार से इस रिंग में भी इसका डिलोकलाइजेशन हो सकता है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रिंग में और इस रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो डिलोकलाइज होगा अनुनाद के द्वारा, डिलोकलाइज यानी विस्थापित होगा अनुनाद के द्वारा, तो ये जो रिंग हैं इनका जो अपना रेजोनेंस चल रहा था वो डिस्टर्ब होगा, और जिसकी वजह से जितनी स्थायित्व अनुनाद के द्वारा आनी चाहिए उतनी स्थायित्व इसमें नहीं आएगी, जबकि इसमें स्थायित्व बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इससे पहले हाइड्रोजन के निकलने से पहले इसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं थी, और हाइड्रोजन के निकलने के बाद सभी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं एक समान होंगी, जिसमें कहीं ना कहीं पर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आएगा, फिर कभी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो नेगेटिव चार्जेस आते रहेंगे। तो ये सारे अनुनादी संरचनाएं इसकी एक समान होंगी तो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा। इसकी सारी अनुनादी संरचनाएं एक समान नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में नेगेटिव चार्ज पहले नहीं है। एक संरचना ऐसी भी होगी जो सबसे ज़्यादा स्थायी है, और सारी संरचनाओं में, कुछ संरचनाओं में फिर नेगेटिव चार्जेस आने लग जाएंगे बेंजीन रिंग में, तो वो उतना स्थायित्व नहीं होगा क्योंकि सारे अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग फॉर्म्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट सिमिलर। तो स्टेबिलिटी तभी होती है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एकदम एक जैसे हों, प्लस अगर चार्जेस हैं, चार्जेस भी एक तरह के होने चाहिए, एक ही समान होने चाहिए। वो अनुनादी संरचनाएं जिनमें
किसी एक में चार्ज नहीं है और दूसरे में चार्ज है, वो भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। सो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टेबिलिटी या एसिडिटी देखें, तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा हाई 1 की होनी चाहिए, जो कि इसमें है और इसमें है। तो ये दोनों हमने क्रॉस किया। और सबसे कम एसिडिटी नंबर 2 की होनी चाहिए, क्योंकि इससे अनस्टेबिलिटी होती है। तो ये यहाँ पर है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ नॉट। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, इट वाज इजी। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये चार कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी यानी क्षारीयता घटते हुए क्रम में किस में सबसे सही है, ये चार हमको दिए हुए हैं ऑप्शंस। क्षारीयता अगर हम इन कंपाउंड्स को देखें तो सभी में नाइट्रोजन है, यानी हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अधिक आसानी से इजीली डोनेट कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। वो जो फैक्टर्स, वो जो कारक इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के अलग कहीं और ले जाएंगे, वो अम्लता को वो क्षारीयता को, बेसिसिटी को घटा देंगे। ये हमें याद रखना है। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स जो हमें दिए हुए हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ अलग से लिख लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो CH3 ग्रुप है उसका प्लस आई प्रभाव है, वो धकेल कर इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी ये जो CH3 ग्रुप है वो बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो उसका मतलब जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, अवेलेबिलिटी बढ़ गया, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो बढ़ जाती है प्लस आई प्रभाव के द्वारा। माइनस आई प्रभाव के जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेते हैं और बेसिसिटी को डाउन कर देते हैं। प्लस आई प्लस एम ये प्रभाव ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे और बेसिसिटी को बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं जो बाकी तीनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, CH3 CO NH2, और यहाँ पर ये CO और CO जुड़े हुए हैं। यहाँ एक NH2 के साथ एक बेंजीन रिंग है। इन सभी में जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का सिस्टम है, यानी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हटते जा रहे हैं। C डबल बॉन्ड ONH2 अगर है तो जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और इस तरह से रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं CO के वजह से रेजोनेंस से -M से इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन से दूर हट जाएंगे, इसमें से भी दूर हट जाएंगे। यहाँ एक CO ग्रुप है, यहाँ 2 CO ग्रुप है। तो अगर हम इन दोनों की बेसिसिटी की कंपैरिजन करते हैं, CO NH2 और इसके कंपैरिजन करते हैं, तो इसकी बेसिसिटी होगी कम, इसकी होगी इन दोनों में ज़्यादा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ NH2 है, एनिलीन है, यहाँ पर इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेंजीन रिंग में अगर अनुनाद होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, तो उसमें चार्ज नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करते हैं तो हम देखेंगे माइनस चार्जेस जो हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि जब भी इस तरह का कोई अनुनाद होता है वो उतनी स्टेबिलिटी नहीं देता जितना कि एक ऐसे कंपाउंड का रेजोनेंस हो जिसमें जो सभी एटम्स पे चार्ज एक बराबर हों, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो रेजोनेंस हो रहा है उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस के द्वारा नहीं आएगी। उसका मतलब NH2 जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा दे सकने की कंडीशन में होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो इन सभी को अगर हम देखें तो एक यही ग्रुप ऐसा है CH3 वाला जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बेसिसिटी को बढ़ा रहा है। कौन सा नंबर है इसका नंबर है नंबर 3। सो नंबर 3 का जो बेसिसिटी है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है नंबर 2 सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है ये, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप हैं और इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं।
तो उसका मतलब ये गलत है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी नंबर 2 को दिया हुआ है जो कि गलत है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, क्योंकि यह नंबर 3 की वेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। अब हम देख सकते हैं नंबर 3 के बाद इन्होंने कौन सा दिया हुआ है, यहाँ नंबर 1 और नंबर 4। व्हाट इज़ नंबर 1? नंबर 1 ये है, और नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 ये गलत, ये गलत। नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 ये है। और नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 ये है। तो इनमें से जो थर्ड के बाद, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नंबर 4 है। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा, क्योंकि C-O जो है स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जबकि उस उतनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन खींचना नहीं चाहेगा, क्योंकि अपना जो अनुनाद इसका है, अपना खुद का जो इसका रेजोनेंस है उसको मेंटेन करना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि माइनस चार्ज आ जाता है इसके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन से। इसलिए वो उतनी प्रबलता से इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना नहीं पसंद करेगा जितना कि CONH2 में इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है। उसका मतलब ये है कि उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 में नंबर 1 में ज़्यादा होगी, और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 में कम होगी। तो उसका मतलब है कि 3 के बाद जो है नंबर 1 आना चाहिए, तो 3 के बाद नंबर 1 यहाँ पर है, 3 के बाद नंबर 4 है, इसको हमने किया कैंसिल। सो द आर आंसर इज ऑप्शन नंबर D, that is the correct answer for this particular question. Thank you for being with me.